हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आज की क्लास में हम हमारा नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमारा क्या चल रहा है? सेल। सेल को कंटिन्यू करते हैं। हम आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेल्स के जो सेल ऑर्गेनल्स है उनके बारे में, क्योंकि हमने पहले सेल पढ़ा, फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। अगर हम आगे की ओर चलें तो सेल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे मान लो ये आपकी सेल है। अब सेल मेम्ब्रेन हमने पूरी पढ़ ली है। इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म। क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ, मैट्रिक्स भरा हुआ है, और इस साइटोप्लाज्म में आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारे आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इन्हीं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमें एक एक करके समझना है। अब देखिए, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इनमें से कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड होते हैं मतलब उनका जो फंक्शन है और उनका जो स्ट्रक्चर है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है। उनका फंक्शन एंड स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेटेड होता है। ऐसे सेल ऑर्गेनल्स को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? मेनली 4 टाइप के होते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे आपकी मान लो ये सेल है, ये आपके सेल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो मैंने बनाई है ये आपके सेल की मेम्ब्रेन है। अब इस सेल मेम्ब्रेन में अंदर आपके साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स है। इसमें जो जो सेल ऑर्गेनल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। मतलब कि जो आपस में कनेक्टेड है, जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर वो हम पहले कवर कर लेते हैं, फिर बचे कुछ रहेंगे वो हम लास्ट में कवर करेंगे। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आपके कौन कौन से आएंगे? देखिए, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस होता है, हम सभी को पता है। और न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। ठीक है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, वहीं से कंटिन्यू आपका एक सेल ऑर्गेनल होता है। देखिए, ये आपको यहाँ से इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जैसे एक जाल बिछा हुआ है। मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ इस पर आप ध्यान दीजिए। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये यहाँ से निकला। मान लो जैसे 3-4 कंपनियां हैं। ठीक है, 3-4 कंपनी है जिनका स्ट्रक्चर सेम है, एक जैसी बनी हुई है, लेकिन उसका फंक्शन भी सेम है। जैसे एक कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसने दूसरी कंपनी को दे दिया कि भैया आप इसको मॉडिफाइड कर दो। फिर दूसरी कंपनी ने इसको मॉडिफाइड किया, फिर उसने तीसरी कंपनी को दिया जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर वाली है। उसने क्या किया? उसकी पैकेजिंग अच्छे से कर दी और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब इनका स्ट्रक्चर भी सेम, इसका फंक्शन भी सेम, तो उसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कह रहे हैं। तो अब यहाँ से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला है, मान लो इसने क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। ठीक है। तो अब इसने प्रोटीन बनाकर किसको दे रहा है? अब यहाँ पर देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जिसने इसने क्या किया? उस प्रोटीन को पैक कर दिया इस तरीके के वेसाइकल में। अब यही वेसाइकल आपस में फ्यूज हो जाते हैं और क्या होता है? आपके इस गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, और ये भी एक तरह का आपका सेल ऑर्गेनल है। तो इनका स्ट्रक्चर आपको देखो सेम सेम दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके का इसका भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसी तरीके का स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चरली तो सिमिलर है। अब इसने यहाँ से वेसाइकल निकाला, इसी से फ्यूज होकर आपका गोल्जी बना, तो इसने प्रोटीन बनाकर इसको दे दिया कि भैया आप इसको मॉडिफाइड कर दो। अब इसने मॉडिफाइड किया तो क्या किया? मॉडिफाइड करके यहाँ पर इसने भी इसको पैक कर दिया ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो इस तरीके से इसने पैक किया। अब जब ये पैक करता है तो यहाँ पर ये एक और सेल ऑर्गेनल का निर्माण कर देता है, और उसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, उसको हम लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है। तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से आपका लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। इनके बारे में हमें समझना है कि कैसे ये स्ट्रक्चरली जो है वो सिमिलर होते हैं, कैसे ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से सिंथेसिस, किस तरीके से मॉडिफिकेशन और किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो उसके बारे में हमें समझना है। ठीक है। तो आइए एक एक करके हम इनके बारे में समझते हैं। और सबसे पहला सेल ऑर्गेनल आता है यहाँ पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, एंडोप्लाज्मिक, एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है अंदर। ठीक है। तो इनर हम कर लेते हैं, इनर। एंडोप्लाज्मिक का मतलब यहाँ पर आप इनर समझ लीजिए, और प्लाज्मिक का मतलब क्या हो गया? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब समझ लीजिए फ्लूइड। अब मैट्रिक्स कहाँ है? आपके सेल के अंदर कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म को कह रहे हैं। क्या कह रहा है कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? सेक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? सेक लाइक स्ट्रक्चर। सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कंटिन्यू है आपके कहाँ से, ये जो आपका न्यूक्लियर एनवलप दिखाई दे रहा है, यहाँ से ही आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के बारे में हम समझते हैं। ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है। ऐसे सो मैनी फंक्शंस जो है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं। सो इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, अगर हम सेल को देखें ना, जैसे ये हमारी मान लो ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल में क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये हम यहाँ पर न्यूक्लियस भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस न्यूक्लियस से आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन निकल रही है, ठीक है। ये इस तरीके से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन निकल रही है, और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपका इस तरीके से कंटिन्यू हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आपको इसमें भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये सिंपल मैं बनाकर बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से निकला आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनका स्ट्रक्चर अगर आपको समझना है, तो स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर दिखाई देगा क्या क्या। देखो, ये जो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी, ठीक है। ये सेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, पूरा इस तरीके से फोल्डेड फॉर्म में। अब यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे ट्यूब्यूल्स। क्या कहेंगे? ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये जो आपको गोल गोल जो दिखाई दे रहे हैं, ये है वेसाइकल्स। क्या है? वेसाइकल्स। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ये 3 फॉर्म होते हैं। इन 3 फॉर्म को समझना है, और इसके टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? अब देखिए, ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है। अब डीएनए से आपका यहाँ पर क्या बनता है? आरएनए बनता है। अब आरएनए में 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, और आरआरएनए होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एमआरएनए की, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो ये आ कहाँ से रहा है? देखो, यहाँ पर डीएनए से जब आरएनए बनता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए से फिर ये एमआरएनए इधर आएगा आपका, और इस एमआरएनए के ऊपर, जैसे ये आपका एमआरएनए है, और इसके ऊपर इस तरीके से राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये इस तरीके से राइबोसोम अटैच होते हैं। अब ये राइबोसोम जो है वो यहाँ पर आते हैं, और आपके इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर आकर अटैच हो जाते हैं। कहाँ पर होते हैं? तो आपका ये जो सिस्टर्नी होता है, सिस्टर्नी जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ पर आपके इस तरीके से राइबोसोम अटैच होते हैं। ये आपका सिस्टर्नी है, ठीक है। ये क्या है? आपके राइबोसोम से, ठीक है। ये क्या है? राइबोसोम, राइबोसोम। और ये यहाँ पर आके इस तरीके से अटैच हो गए। अब कुछ स्ट्रक्चर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा है जहां पर राइबोसोम नहीं है। तो यहाँ पर तो राइबोसोम अटैच है सिस्टर्नी के ऊपर, लेकिन ये जो ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पर आपको राइबोसोम नहीं देखने को मिलेंगे, और ना ही वेसाइकल के ऊपर आपको अटैच देखने को मिलेंगे। सो इस तरीके से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है, शॉर्ट में लिख रही हूं, और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। सो रफ एंडोप्लाज्मिक हम किसको कहेंगे? कि मान लो जैसे कि कोई सरफेस है, ये वही सरफेस है, इस सरफेस पे मैं कुछ भी दाने 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 इस तरीके से लगा दूं, और उसको अगर आप ऐसे इस तरीके से टच करोगे, तो आपको कैसा फील होगा? रफ रफ फील होगा ना। तो इसके ऊपर भी राइबोसोम लगे हुए हैं, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो ये झिल्ली होती है, इस तरीके से ये रफ होती है, ठीक है। तो ये जो सिस्टेनी है, इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं, और ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जबकि ये जो ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स है, इस पर आपको इसके ऊपर आपको राइबोसोम नहीं मिलेंगे। तो ये वाला कौन सा फॉर्म हुआ आपका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब इसके अंदर जो है
इसके अंदर भी यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ होता है। जैसे ये आपको खाली स्पेस दिख रहा हो ना, यहाँ पर भी मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये यहाँ पर भी मैट्रिक्स होता है और इसके बाहर भी मैट्रिक्स होता है। तो जो अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये इस तरीके से पूरा इस तरीके से मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। ठीक है, मैं फिल कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये जो अंदर मैट्रिक्स है, इसको हम कहते हैं ल्यूमिनर पार्ट या फिर ल्यूमेन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? ल्यूमेन। और ये जो बाहर होता है, यानी कि ये इंट्रा इंट्रा होता है, यानी कि इंटरनल ल्यूमेन है, और ये जो बाहर वाला होगा वो एक्स्ट्रा ल्यूमेन कंपार्टमेंट होगा। तो बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ल्यूमेन जो होगा वो क्या होगा? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ल्यूमेन कंपार्टमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको समझ में आया या नहीं आया? देखो, यही सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि यहाँ से जो कंटिन्यूअसली आपको ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर, फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, उसको हमने सिस्टर्नी कहा। ठीक है, अब ये जो सिस्टर्नी से आगे फिर यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से ये ट्यूब्यूल्स बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि ब्रांच भी हो सकते हैं। इसको हमने कहा, यहाँ पर आपका लिखा हुआ नहीं है, वो होगा आपका ट्यूब्यूल्स वाला भाग। और फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से वेसाइकल्स निकल जाते हैं। अब ये तीन भाग इसके हो गए हैं। अब ये दो टाइप में होता है, कौन कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये आप सभी जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और स्मूथ के ऊपर नहीं होते हैं, इसीलिए इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, अब इनके जो स्ट्रक्चर है, इसका जो सिस्टर्नी, ट्यूबुल और वेसाइकल्स मैंने बताए हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका तीन फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है: सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल। सो सिस्टर्नी आपको कैसे देखिए, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो आपका सिस्टर्नी को दिखाए। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं इसको। देखिए, कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर जो है वो निकला हुआ है। ठीक है, ये रहा, तो ये आपका सिस्टर्नी हो गया। और ट्यूब्यूल्स जो है वो कुछ इस तरीके से आपके ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं, जो कि ब्रांच भी हो सकते हैं। और वेसाइकल्स आपका ये निकला हुआ है। तो अगर हम सिस्टर्नी का लिखें, तो सिस्टर्नी कैसा है आपका? सेक लाइक स्ट्रक्चर है। सेक लाइक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये अनब्रांच होता है, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती है। और ट्यूब्यूल्स की बात करें, तो ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? इसकी ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस होती है, लेकिन इसके ऊपर क्या नहीं होता है? नो राइबोसोम प्रेजेंट। नो राइबोसोम प्रेजेंट। तो यहां से अगर इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो ये कौन सा वाला टाइप होगा? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये कौन सा होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, मतलब कि सिस्टर्नी में क्या होगा? आपके प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि क्या होगा? यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। और देखिए, अगर हम बात करें ट्यूब्यूल्स की, तो ट्यूब्यूल्स में क्या होगा? आपका ट्यूब्यूल्स में क्या होगा? यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपके लिपिड का सिंथेसिस। किसका? लिपिड, लिपिड एंड स्टीरॉइड का सिंथेसिस, स्टीरॉइड का सिंथेसिस। ठीक है, अब इतना आपने समझ लिया। अब आती है वेसाइकल की बारी। तो वेसाइकल में क्या होगा कि भैया सिस्टर्नी ने प्रोटीन दे दिया, इसने लिपिड दे दिया, तो इसके अंदर दोनों ही चीजें होगी, क्योंकि ये तो आपकी एंड स्टेज हो गई है किसकी? एंडोमेम्ब्रेन, एंडोमेम्ब्रेन की नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, तो इसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिलेगा और लिपिड भी मिलेगा। सो यहाँ पर आप लिख लीजिए प्रोटीन प्लस लिपिड इसके अंदर स्टोर होंगे। ठीक, और यहाँ पर आपको राइबोसोम मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, नो राइबोसोम। ठीक है,
और ना ही इसकी कोई ब्रांचेस होती है। क्लियर है? तो ये 3 स्ट्रक्चर जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। अब हमें इसकी बात करनी है टाइप्स की, कि कितने टाइप्स का आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सो 2 टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से समझ में आ रहा है भैया कि रफ रफ मतलब किसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? 2-3 बार बता चुकी हूँ कि राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिए। राइबोसोम कहाँ से आ रहे हैं? ये आपके न्यूक्लियस से ही आ रहे हैं, एमआरएनए से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये रेड 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 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या है? आपके राइबोसोम्स है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स भरा हुआ है, जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। क्लियर है? अब यहीं से आपको कंटिन्यू हो जाता है और ये ट्यूबुलर फॉर्म बन जाता है, और इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो इसको टाइप को एक बार मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता देती हूँ दोनों के बारे में, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो यहीं पर देख लेते हैं हम। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं ताकि आप इसको समझ पाए। देखिए अगर हम बात करें रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इनमें मेन डिफरेंट तो आपको पता चल ही गया है कि एक के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और एक के ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या लिखेंगे आप कि राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, और यहाँ पर नो राइबोसोम, नो राइबोसोम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो होता है वो ग्रेन्युलर होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि ये ग्रेन्युलर होता है और ये ए ग्रेन्युलर होता है, ए ग्रेन्युलर होता है। और ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है? आपका लिपिड का सिंथेसिस होता है, लिपिड सिंथेसिस। और किसका सिंथेसिस होता है? स्टेरॉइड हार्मोन का, स्टेरॉइड लिख लेते हैं, स्टेरॉइड सिंथेसिस। ठीक है, इसका काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। साथ ही साथ आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मसल के अंदर मिलते हैं। तो ये वहां पर क्या करते हैं? कैल्शियम को स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं? कैल्शियम का स्टोर करके रखते हैं, कैल्शियम को स्टोर करके रखते हैं। और साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, किसका? ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बहुत सारी चीजें जो है वो जरूरी होती है, क्योंकि हम क्या खाते हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी खा लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स होता है। ठीक है, तो उनको रिमूव करना हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनको रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ने लग जाएगी। तो वो कौन काम कर रहा है? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कर रहा है आपकी टॉक्सिसिटी, मतलब कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है। क्लियर है? इतना आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कहाँ से कंटिन्यू था? यहाँ पर एक पॉइंट और हम नोट कर लेते हैं कि कंटिन्यू, कंटिन्यू कहाँ से है? ये कंटिन्यू आपके आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के पास हुआ या दूर हुआ? ये न्यूक्लियस के पास होगा, टू वर्ड्स ऑफ न्यूक्लियस। और ये आपके जो ट्यूब्यूल्स वाला फॉर्म है, यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होगा। तो एक पॉइंट और यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा कि ये टू वर्ड्स ऑफ न्यूक्लियस और ये अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। क्लियर है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बस इतना ही काम होता है कि इसने भैया प्रोटीन का जो है वो निर्माण करके दे दिया। अब देखते हैं कि इसने क्या किया, लास्ट में वेसाइकल बनाकर छोड़ दिया जिसके अंदर प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट है। लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन और लिपिड है वो मॉडिफाइड नहीं है, और ये जो वेसाइकल है वो इमेच्योर है। क्या है? इमेच्योर वेसाइकल है, इमेच्योर वेसाइकल है। तो इसको मैच्योर करना पड़ेगा। तो मैच्योर करने के लिए हम इसको किसी अदर कंपनी के पास लेकर जाएंगे। देखो ये एक प्रोसेस चल रही है जिसमें आपका प्रोटीन, लिपिड, इनका फॉर्मेशन होगा, मॉडिफिकेशन होगा और
इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, जो आप प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, लिपिड खाते हैं, तो इन्हीं का निर्माण जो होता है वो आपका कहाँ से हो रहा है, बॉडी के अंदर कहाँ से हो रहा है, कैसे इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कैसे इनका मॉडिफिकेशन हो रहा है सेल के अंदर, वो आप समझ रहे हैं। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू मेन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड आपके नॉलेज के लिए भी। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स आता है गोल्जी अपरेटस, जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। अगर हम गोल्जी बॉडी, इसका नाम कैसे रखा, देखो ये भी एक तरह का क्या है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। और इसका नाम कैसे रखा गया, ये किसके द्वारा ऑब्जर्व हुआ था सबसे पहले, बाय कैमिलो गोल्जी। किसके द्वारा, कैमिलो गोल्जी। तो इन्हीं के नाम से इस सेल ऑर्गेनल्स का नाम रख दिया गया। इन 1918 में इसको ऑब्जर्व किया गया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, और ये भी क्या है, एक तरह का रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो आपको ये जो गोल्जी बॉडी है वो आरबीसी के अंदर नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा, नो इन आरबीसी। ठीक है, नो इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर नहीं मिलेगा। और कहाँ नहीं मिलेगा, प्रोकैरियोटिक के अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये दोनों जगह ये आपको नहीं मिलेगा गोल्जी अपरेटस। बाकी जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर गोल्जी अपरेटस जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब देखिए ये भी मैंने बोला कि आपका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसको ऑब्जर्व किया था। अब आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ कि गोल्जी अपरेटस आपको कैसा दिखाई देता है। तो इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ ताकि आप इस इमेज को समझ पाए। देखिए गोल्जी अपरेटस की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जहां से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हुआ है, उसने क्या रिलीज किया था, एक सिक्रीट किया था एक वेसाइकल, जो कि क्या था, इमैच्योर था। क्या था, इमैच्योर। तो इसी इमैच्योर वेसाइकल से आपका ये इमैच्योर वेसाइकल्स आपस में फ्यूज हुए और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ। तो ये आपका जो वेसाइकल्स है जो कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है। सो इस वेसाइकल के अंदर क्या मिलेगा, इस वेसाइकल के अंदर क्या है, लिपिड है, लिपिड है और प्रोटीन है। अब इनका क्या होना है, उसने भेज दिया भैया बनाकर, तो ये क्या करेंगे, उसका मॉडिफिकेशन करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो ये अमेजोन की तरह काम कर रहा है। अमेज़न में क्या होता है कि आपने कोई सा भी प्रोडक्ट मंगवाया है, तो वो किस तरीके से, आपने देखा ना, वो एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर फिर एक बॉक्स होता है और फिर इसके अंदर पॉलीथीन होती है और उसके अंदर आपका सामान रखा हुआ होता है। तो ये उसकी पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग करने के बाद फिर से ये उस चीज को बाहर लेकर जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है जहां पर इसकी नीड है। अब सेल के बाहर भी हो सकती है और सेल के अंदर भी हो सकती है, तो ये उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। सो ये इसको आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी को पोस्टमैन ऑफ द सेल भी कहा जाता है और पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पहले चिट्ठियां लिखकर पहुंचाई जाती थी ना, इसीलिए इसको पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इमेच्योर जो आपका वेसाइकल्स है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया है, कहाँ से आया है, ER से आया है। देखिए जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ से आपकी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यहीं से आपका ये इस तरीके से आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, यहाँ से वेसाइकल्स निकाल दिया और यहीं से आपका क्या, इस तरीके से ये जो आपका वेसाइकल्स है ये इस तरीके से बनता है और यहाँ पर इस तरीके से आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, अब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक मुंह तो इधर है, लेकिन अगर हम बनाएंगे लास्ट फेज इसकी तो ये इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या करेगा, रिलीज करेगा, फिर से वेसाइकल्स को रिलीज करेगा, जो पैक करके इसने मॉडिफाइड लिपिड और प्रोटीन जो बनाए हैं उनको सिक्रीट करेगा। देखिए यहाँ पर ये जो आपका आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो फेज होता है उसको हम सिस फेज कहते हैं और सिस फेज के साथ ही साथ इसको फॉर्मिंग फेज भी कहा जाता है। अब फॉर्मिंग फेज क्यों कहा जाता है आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, फॉर्मिंग फेज, और फॉर्मिंग फेज के साथ साथ इसको कॉन्वेक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स कहा जाता है। सो ये इमैच्योर वेसाइकल्स प्रोटीन और लिपिड लेकर आपके जो सिस्टर्नी है, ये वाली जो ये क्या है, बन गई है आपकी यहाँ पर सिस्टर्नी, वेसाइकल से क्या बनी, सिस्टर्नी बनी। ठीक है, अब सिस्टर्नी जो होती है यहाँ पर, ये सिस्टर्नी कितनी होती है, 4 to 8 सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है।
अब ये जो सिस्टर्नी है इसके अंदर क्या होगा, इसका मॉडिफिकेशन होगा, इसकी पैकेजिंग होगी और यहाँ से फिर से इस तरीके से ये वेसाइकल बनाकर इसको रिलीज कर दिया जाएगा, सिक्रीट कर दिया जाएगा। सो न्यूली फॉर्मिंग वेसाइकल्स, अब ये जो वेसाइकल है वो आपका यहाँ पर मैच्योर वेसाइकल होगा, ठीक है। और यहाँ से अब ये था आपका सिस फेस, अब इसका उल्टा यहाँ पर क्या होगा, ट्रांस फेस, ठीक है। यहाँ पे जो वेसाइकल्स निकल रहा है उसको हम कहेंगे ट्रांस फेस, या फिर आप इसको मैच्योरिंग फेस भी कह सकते हैं, मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस के अलावा आप इसको और क्या कह सकते हैं, कॉनकेव भी कह सकते हैं, ठीक है। मैच्योरिंग फेस या फिर कॉनकेव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया देखो, और इसके अंदर भी ल्यूमेन होता है और इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, इतना मैंने आपको बता ही दिया। और ये है आपके सिक्रीटरी वेसाइकल्स जो कि सिक्रीट हुए हैं, क्लियर है। तो इतना समझ में आया। और ये है आपके इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स, इनकमिंग मतलब कि कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं। ये जो वेसाइकल है ट्रांसपोर्ट वेसाइकल यहाँ पर आए, इसके अंदर इसका मॉडिफिकेशन हुआ, इसकी पैकेजिंग हुई और ये सिक्रीटरी वेसाइकल्स के थ्रू बाहर निकाल दिए गए, ठीक है। और ये न्यूली फॉर्मिंग वेसाइकल्स है और इस तरीके से ये सिक्रीट करके बाहर निकाल दिए गए। अब इस वाली फेज को हमने ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज या कॉनकेव कहा है, क्लियर है। तो इतना सभी को समझ में आया या नहीं। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर पैक करके इसको जो प्रोटीन और लिपिड है जो मॉडिफाइड हो गए हैं, जो मैच्योर वेसाइकल से उसके अंदर प्रेजेंट है, उनको वहां पर पहुंचाया जाएगा जहां पर इनकी नीड है। अब वो सेल के अंदर भी हो सकती है और सेल के बाहर भी हो सकती है, क्योंकि सेल के और अंदर भी हमारे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है तो उनको भी जरूरत पड़ती है, तो वो भी इनका यूज कर लेते हैं, क्लियर है। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। हम गोल्जी जो ऑपरेटस है उसका स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ और उसके फंक्शंस भी बता देती हूँ। स्ट्रक्चर में तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि आपके क्या प्रेजेंट है यहाँ पर स्ट्रक्चर में, सिस्टर्नी प्रेजेंट है, सिस्टर्नी प्रेजेंट है, ठीक है। सिस्टर्नी जो है वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है। और कितनी प्रेजेंट है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है, कितनी होगी आपकी, 4 to 8, 4 to 8 सिस्टर्नी प्रेजेंट है, ठीक है। अब सिस्टर्नी में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तो आपका सिस फेस होगा, क्या होगा, सिस फेस होगा। और सिस फेस के बाद में क्या होगा, सिस फेस के बाद में क्या होगा, आपका आएगा यहाँ पर ट्रांस फेस, ठीक है, ट्रांस फेस। और इसी बीच क्या हुआ, यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग किसकी हुई, आपके जो प्रोटीन और लिपिड आई थी, प्रोसेसिंग होने के बाद में क्या हुआ, उसकी पैकेजिंग हुई, पैकेजिंग हुई। पैकेजिंग के बाद में क्या हुआ, उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, या फिर सिक्रीशन भी आप लिख सकते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका है। और ये जो सिस्टर्नी होते हैं, इस सिस्टर्नी में राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते, क्या होते हैं, नो राइबोसोम। जैसे कि हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वहां पर आपके राइबोसोम प्रेजेंट थे, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। सो उसमें हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको कहा था। तो हम इसको रिजेंबल कह सकते हैं कि ये जो है वो रिजेंबल है आपके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे। देखिए यहाँ से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ से ये वेसाइकल्स निकला, इसके अंदर प्रोटीन्स और लिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स है, ठीक है। ये यहाँ पर आया आपके सिस फेज में, सिस फेज से फिर अंदर आया आपके सिस्टर्नी में, सिस्टर्नी में इसकी पैकेजिंग हुई। और यहाँ पर सिस्टर्निंग के बाद में गोल्जी ऑपरेटस ने फिर से एक वेसाइकल्स का फॉर्म किया जिसे हम ट्रांसफेस कहते हैं। और यहाँ पर एक मैच्योर जो है वेसाइकल्स बाहर निकला और इसको हमने कहा ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स। और इस तरीके से फिर यहाँ पर भी इसकी नीड है, वहां पर इसको पहुंचा दिया जाता है। अब देखिए आपका जो गोल्जी अपैरेटस होता है, इसी से एक और सेल ऑर्गेनेल का निर्माण होता है। यानी कि आपका जो मैंने जो वेसाइकल बताया था आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जैसे एक वेसाइकल में आपका प्रोटीन है, एक वेसाइकल में आपका लिपिड है और एक वेसाइकल में आपका एंजाइम होता है। और ये जो एंजाइम है वो आपके यहाँ पर जब गोल्जी अपैरेटस में एक वेसाइकल का निर्माण होता है तो उसके अंदर भरे हुए होते हैं और उसको हम लाइसोसोम कहते हैं। सो आपका जो लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल से और उसका निर्माण आपके कहाँ से होता है, गोल्जी अपैरेटस से होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्लियर है। अब चलते हैं इसकी फंक्शंस की ओर कि भैया इसका फंक्शन क्या होता है। मोटा मोटा तो हम बहुत कुछ यहाँ पर कवर कर ही चुके हैं कि सबसे मेन फंक्शंस और मेजर फंक्शंस होता है इसका
प्रोसेसिंग का, पैकिंग का, लेबलिंग का एंड डिलीवरी का। वही बात अमेजोन वाला फिट हो रहा है पूरा यहाँ पर, ठीक है, कि उसने पहले प्रोसेसिंग करी। किसकी प्रोसेसिंग करी? वेसाइकल आ रहा है आपका, वेसाइकल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वेसाइकल? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर से जो इमैच्योर वेसाइकल आया है उसकी प्रोसेसिंग करेगा। और इसको किसने रिसीव किया? आपकी जो सिस फेज है, जो सिस्टर्नी है, ठीक है, सिस फेज ने इसको, जो फॉर्मिंग फेज है उसने इसको रिसीव किया। फिर इसने सिस्टर्नी को दिया, इसने उसकी पैकिंग करी, ठीक है, किसकी पैकिंग करी? आपके प्रोटीन और लिपिड की यहाँ पर पैकिंग करी। फिर उसकी लेबलिंग करी। देखो कोई भी आपका प्रोडक्ट होता है, डिलीवरी बॉय लेकर आता है, तो वो पहले से उस पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आपकी जो एड्रेस है, आपके घर का मकान नंबर क्या है, ठीक है, कौन सा मोहल्ला है, ये सारी चीजें लिखता है। तो यहाँ पर भी लेबलिंग होती है, वो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल है। तो लेबलिंग होने के बाद उसकी डिलीवरी होगी। डिलीवरी होगी मतलब कि यहाँ पर उसका ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? ट्रांसपोर्ट कब होगा? जब उसका सिक्रीशन होगा। अब सिक्रीशन देखिए, ट्रांसपोर्ट या सिक्रीशन जो होता है कहाँ पर? आईसीएफ भी हो सकता है, इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है, और ईसी यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है। जहां पर इसकी नीड है उसके हिसाब से होता है, ठीक है। तो आपका डिलीवरी ऑफ प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल, क्लियर है। तो ये सबसे मेजर और पहला फंक्शन यहाँ पर इसका होता है, ठीक है। अमेजोन की तरह ही काम कर रहा है पूरा, उसी के ऊपर फिट होता है। ऐसे ही इसको पोस्टमैन ऑफ सेल या पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल नहीं कहा गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फंक्शन इसका होता है कि ये क्या है? एक्रोसोम, यानी कि ये कहाँ पर होता है? एक्रोसोम कहाँ होता है? एक्रोसोम होता है, आपने स्पर्म सेल देखी है ना, कुछ इस तरीके की स्पर्म सेल होती है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर अभी मैं टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना रही हूँ। तो इसमें जैसे उसका हेड होता है, उसकी नेक होती है, फिर उसकी टेल होती है, तो इतना सब मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ। अब ये स्पर्म है, स्पर्म का जो टिप वाला भाग होता है, यहाँ पर टिप वाला भाग होता है, इस जगह यहाँ पर जो होता है आपका गोल्जी अपरेटस होता है, मतलब कि एक तरह का मॉडिफाइड गोल्जी होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड गोल्जी होता है, मॉडिफाइड गोल्जी होता है, ठीक है। अब क्या होता है? इस मॉडिफाइड गोल्जी के अंदर एंजाइम होते हैं, क्योंकि ये स्पर्म जो होता है वो किससे मिलता है? आपके जो एग होता है, फीमेल एग होता है, ठीक है, इसके अंदर जाएगा, तभी तो क्या होगा? ये फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा और हम बनेंगे। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे। अब ये पेनिट्रेट करेगा आपकी जो एग है उसकी मेम्ब्रेन को, तो वो कैसे उसको डाइजेस्ट करेगा? तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और ये एक तरह का मॉडिफाइड गोल्जी है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से इसको जाएगा और यहाँ पर इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मॉडिफाइड गोल्जी होता है एक्रोसोम, इस चीज का आप यहाँ पर ध्यान रखें। फिर थर्ड यहाँ पर आता है आपका मॉडिफिकेशंस का। किसका? मॉडिफिकेशन। अब भैया किसका मॉडिफिकेशन करेगा? तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। किसका? प्रोटीन एंड लिपिड का, प्रोटीन एंड लिपिड का मॉडिफिकेशन करेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोटीन की, तो कैसे मॉडिफिकेशन कर रहा है? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोटीन की, तो जब ये क्या करेगा कि प्रोटीन को ग्लूकोज यानी कि शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट के साथ ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर? ठीक है, प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था क्या बनेगा प्रोटीन जब ग्लूकोज के साथ मिलेगा, तो ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है। और इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को आप कहेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। क्या कहेंगे? ग्लाइको ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर लिपिड की बात। तो अगर आप लिपिड को ग्लूकोज के साथ ऐड कर देंगे, लिपिड को ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट या शुगर के साथ ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा? सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि ग्लाइकोलिपिड बनेगा। और इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को आप कहेंगे ग्लाइकोसाइडेशन। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? देखो, एक सिंपल सी बात है कि इसमें भी डी आ रहा है, ठीक है, इसमें भी डी आ रहा है और इसमें भी डी आ रहा है, तो आप इसको डी से याद रख सकते हो कि इसको हम ग्लाइकोसाइडेशन कहेंगे और इसको ग्लाइकोसाइलेशन कहेंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन होता है आपके गोल्जी एपरेटस के अंदर। फिर क्या होता है कि ये भी एक तरह का इस तरीके से वेसाइकल निकालता है और इस वेसाइकल को छोड़ देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, जहां पर भी इसकी जरूरत होती है ये चला जाता है। अब देखिए, आपका जो अगला सेल ऑर्गेनल आने वाला है वो भी आपके गोल्जी अपरेटस से ही बनता है, क्योंकि देख ईआर जो है,
आपका एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल आया, उस वेसाइकल के अंदर लिपिड भी है, उस वेसाइकल के अंदर प्रोटीन भी है, और एक वेसाइकल है जिसके अंदर एंजाइम भी होता है। ठीक है, अब ये जो एंजाइम है, यही एंजाइम आगे चलते आ रहा है, देखो इनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इससे एंजाइम आया, ये एंजाइम आपके आपके गोल्जी एपरेटस के पास आया, और यहाँ पर गोल्जी एपरेटस ने जब एक मैच्योर वेसाइकल सिक्रीट किया, ठीक है, एक वेसाइकल सिक्रीट किया, तो इसके अंदर लिपिड और प्रोटीन तो है ही सही, लेकिन इसके पास में एक और इस तरीके का यह सेल ऑर्गेनल्स बना देता है जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, और इसको हम कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो कि आपके जो प्रीवियस सेल ऑर्गेनल्स है वहीं से उसका फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, हमें लाइसोसोम के ऊपर चलते हैं कि लाइसोसोम क्या है भैया। लाइसोसोम को आप सभी जानते हैं, एक लाइन तो, कि सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें डिस्कवर्ड की, तो इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? बेल्जियम साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डे दवे इन 1995। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अब देखो आपका लाइसोसोम जो होता है वो एक तरह का स्फेरिकल, क्या होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल, एंड आप यहाँ पर लिखे तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये आपके लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगे हुए हैं कुछ, और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अंदर जो है आपकी ये वाली जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, लिपिड की लेयर होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, और इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है, और फ्लूइड के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर लिख लीजिए, कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और इसका निर्माण कहाँ से होता है? आपके लाइसोसोम का निर्माण कहाँ से होता है? गोल्जी एपरेटस से। ठीक है, गोल्जी एपरेटस से ही पिंच ऑफ होके ये यहाँ से इसका लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की अगर बात करें, तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? H2O, और लाइटिक का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। और ये जो एंजाइम है, इनका निर्माण कहाँ से हो रहा है? एंजाइम का निर्माण कहाँ से हो रहा है? आपके ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। अब देखो, H2O ब्रेकडाउन यानी कि पानी की प्रस्तुति में ये ब्रेकडाउन कर रहा है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, प्रोटीन का। जो आप खा रहे हो, जो भी फूड आप खा रहे हो, तो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई किया जाता है, उसके बाद आपको एनर्जी मिलती है। ऐसे ही डायरेक्टली आपने खाया और आपको एनर्जी नहीं मिलती, तो पहले इनका ब्रेकडाउन होता है, और उसके लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि आप प्रोटीन खा रहे हैं तो उसके लिए अलग एंजाइम होगा, लिपिड के लिए अलग एंजाइम होगा। तो इस तरीके के कुछ एंजाइम जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके लाइसोसोम को के अंदर। लेकिन ये जो एंजाइम है वो वर्क करते हैं लो पीएच पर। लो पीएच मतलब कि एसिडिक पीएच पर वर्क करेंगे, एसिडिक पीएच पर वर्क करेंगे। अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोटीन के लिए अलग है, लिपिड के लिए अलग है। ये आपके एंजाइम के नाम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रोटीएस, लाइपेज, एमाइलेस, न्यूक्लियस। अब सभी के पीछे एस एस ए एस ही लगा हुआ है ना, ए एस ही लगा हुआ है, मतलब कि एंजाइम की बात हो रही है। अब देखो, प्रोटीएस जो है वो आपका जरूरी होता है या हाइड्रोलाइज करता है किसको? प्रोटीन को। ठीक है, तो यह ब्रेक डाउन करता है आपके प्रोटीन को, तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनेगा, इस तरीके से इनका सिंपली फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब लाइपेज की बात करें तो लाइपेज जो है वो किसका ब्रेक डाउन करेगा? लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा। और एमाइलेज किसका ब्रेक डाउन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये किसका ब्रेक डाउन करेगा? न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये हमारे पैनक्रियाज में होता है, हमारे स्टमक में रिलीज होते हैं, किसी और से बोलते हैं जो सर्टोली सेल होता है वहां से रिलीज होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपके एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि ये जो है वो दो टाइप का होता है, आपका लाइसोसोम दो टाइप का होता है, यहीं पर आपके फंक्शन भी इसको बता दूंगी। अब देखिए, लाइसोसोम आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम और एक होता है सेकेंडरी लाइसोसोम।
तो अगर हम बात करें प्राइमरी लाइसोसोम की, तो विच इज पिंच्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। तो ये पिंच ऑफ हुआ है आपके गोल्जी एपरेटस से। जैसे कि ये आपका गोल्जी एपरेटस है, और गोल्जी एपरेटस से ही इस तरीके से आपके वेसाइकल्स निकले थे, ठीक है, इस तरीके से निकले थे ना। तो उसी में आपका एक लाइसोसोम भी था जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट थे, और ये एंजाइम कहाँ से आए थे, आपके ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये पिंच ऑफ हुआ है गोल्जी एपरेटस से, इट इज इन इनएक्टिव, लेकिन इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है वो इनएक्टिव है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब ये इनएक्टिव क्यों है और एक्टिव क्या होता है? तो देखो, आप कोई भी फूड खा रहे हो, तभी तो ये एंजाइम एक्टिव होंगे उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। ऐसा तो है ही नहीं कि आपकी बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं और ये एक्टिव हो रहे हैं, और किसके किसके ऊपर एक्टिव होंगे, किसको तोड़ेंगे, आपने तो कुछ खाया ही नहीं है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जब आप फूड कुछ खाते हो तब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। विच इज द एक्टिव लाइसोसोम, आपका सेकेंडरी लाइसोसोम होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। तो जब प्राइमरी लाइसोसोम इससे फ्यूज होता है तो फिर आपका सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है, और इसके अंदर जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक प्रोसेस बताती हूँ, देखिए इस प्रोसेस को अभी हम बनाकर भी देखेंगे। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएगी। यहाँ पर इसके फंक्शंस भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी। तो मेनली जो इसका फंक्शन होता है वो डाइजेशन को होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन के डाइजेशन का होता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका लाइसोसोम है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन ये हुआ कैसे, डाइजेशन कैसे हुआ? देखिए, जैसे हम मान ले कि यहाँ पर आपकी क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपके सेल मेम्ब्रेन है। तो आपने कोई भी फूड खाया, अब आप फूड खाएंगे, कोई भी फूड खाएंगे तो आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर गया, तो वो कैसे गया, कौन सी प्रोसेस से जाता है, वो एंडोसाइटोसिस से। तो जैसे ये आपका फूड है, ठीक है, ये आपका फूड है, ये आपकी सेल के अंदर गया, तो जैसे आपकी सेल के अंदर ये फूड चला गया यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी इस तरीके से एक मेम्ब्रेन इसके द्वारा जो है यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब ये आपका फूड है जो आपने खाया है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट है। ये लाइसोसोम, इसको हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। क्या कहेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। अब ये यहाँ पर इसको हम कहेंगे फेगोसोम। क्या कहेंगे, फेगोसोम। जब ये और ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, ये और ये जब आपस में मिलेंगे, तब आपके सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होगा, लाइसोसोम का निर्माण होगा। ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा। ये क्या है, इनएक्टिव है, और इनएक्टिव से ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जब ये एक्टिव होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपके जो फूड मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो आपने प्रोटीन खाया है, लिपिड खाया है, उनका यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगा, डाइजेशन करेगा। अब डाइजेशन करने के बाद क्या होगा, आपको एनर्जी मिल गई, लेकिन जो वेस्ट यहाँ से निकला है उस वेस्ट को भी तो बाहर निकालना पड़ेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है। ठीक है, ये क्या है, आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड है। ठीक है, यानी कि इसको हम कहेंगे रेसिड्यूल बॉडी। क्या कहेंगे, रेसिड्यूल बॉडी। इसको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, अगर इसमें क्या है आपका, जैसे यूरिक एसिड है, ये आपकी बॉडी के लिए काम का नहीं है, तो क्या होगा, अंदर ही अंदर इनकी ये बढ़ने लग जाएंगे, और उसको हम कहेंगे टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। ठीक है, और टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, क्योंकि ये अनवांटेड चीजें जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो भी वेस्टेड मटेरियल्स निकलता है, उसको बॉडी से यानी कि सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इस तरीके की कुछ प्रोसेस जो है आपके लाइसोसोम की यहाँ पर होती है। उसके अलावा लाइसोसोम डाइजेशन तो करता ही है, मेन फंक्शन इसका ही होता है। लेकिन जो भी वोन आउट सेल होती है, या फिर जो ओल्ड सेल होती है, या फिर ओल्ड सेल ऑर्गेनल होता है, ओल्ड, जैसे कोई भी सेल ऑर्गेनल आप मान लीजिए, सेल ऑर्गेनल में जैसे कि आप माइटोकॉन्ड्रिया को ले लीजिए, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब ये मान लो खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, सेल के अंदर पड़ा है, तो क्या करेगा आपका जो यहाँ पर लाइसोसोम है, वो अपने एंजाइम को इनके ऊपर छिड़क देगा। ठीक है, एंजाइम को छिड़क देगा तो क्या होगा, ये भस्म हो जाएगा, तो ये पूरा इसको खत्म कर देगा।
कैसे? एंजाइम के द्वारा। तो इसका एक और ये फंक्शन भी होता है जो ऑल्ड सेल होती है या ऑल्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। और ऑल्ड सेल मतलब जैसे जो सेल पूरी सेल ही खराब हो गई, अभी हम बात कर रहे हैं कि सेल ऑर्गेनल्स खराब हो गया। अगर पूरी सेल ही खराब हो गई तो क्या करेगा? ये सेल के ही अंदर ब्रस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, तो इसके सारे एंजाइम निकल जाएंगे, और जब पूरे सारे एंजाइम्स वहां पर निकल जाएंगे तो वो उस सेल को ही खत्म कर देगा, और इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपनी सेल को ही मार देता है। क्लियर है? तो ये बस इतना सिंपल सा फंक्शंस आपके लाइसोसोम का होता है। ये तो 3 एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में हमने समझा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus और लाइसोसोम। तो फंक्शंस भी मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिए हैं, लाइसोसोम के क्या फंक्शंस होते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। जो बचे हुए सेल ऑर्गेनल हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।